आज की क्लास में जो है हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में प्रवृत्तियां यानी कि अलग अलग ट्रेंड्स जो यूज़ किए जाते हैं संप्रेषण के लिए, जो आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में प्रवृत्तियों के विकास में सबसे पहले जो है वो डेविड और राइट थे, जिन्होंने 1920 के दशक में जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है हम जो है संप्रेषण कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे नई नई चीज़ें आई हैं आज के टाइम में देखते हैं, तो क्या स्मार्टर है, स्मार्टफोन है, कनेक्टेड सेंसर्स हैं, जिनको क्या करते हैं अपन यूज़ करके जो है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया है आज के टाइम में। कितनी सारी चीज़ें चल गई हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा कॉल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपस में कितनी भी दूर बैठे हो, लेकिन आपस में हमारा कम्युनिकेशन जो है बहुत ही सिंपल और आसान हो गया है। फिर है साइबर सुरक्षा। अब साइबर सुरक्षा 2014 में क्या है, इंटरनेट के प्रयोग से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें दिखाया गया कि इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक सूचना, एप्लीकेशन है या जो भी है, जो भी डेटाज होते थे, वो सब क्या कर लिए जाते थे, हैक कर लिए जाते थे या चुरा लिए जाते थे। उसके बाद कानून बनाए गए साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कि जो भी इस तरह के क्राइम करते हैं, जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है, अगर कोई क्राइम करता हुआ पाया जाता है तो उसको क्या है, दंड का या सजा का प्रावधान रखा गया है। तो ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड था। फिर है गैर मानव संप्रेषण पर बल। गैर मानव जिसके अंदर मानव की जरूरत नहीं पड़े, आज के टाइम में तो ऐसा ही है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या है, इंसानों को तो नौकरी मिलती नहीं है। करे क्या, क्योंकि सारा काम किससे होता है, मशीनों के थ्रू हो जाता है। फैक्ट्रीज वगैरह में है तो वहां भी क्या है, सारा का सारा काम सारा टेक्निक से या मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में सूचना या संप्रेषण है, तो उसके द्वारा भी क्या है, लेटर्स भेजना या ये सब करना तो आजकल बंद ही हो चुका है। सब कुछ क्या है, फोन के थ्रू होता है, जिसमें क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए जाते हैं, या जिसके अंदर सारे के सारे सब जितने भी कनेक्टेड लोग होते हैं उस फील्ड से, उन सबको एक साथ जो है वो मैसेज जो है वो भेज दिए जाते हैं। तो गैर मानव के संप्रेषण पर बल देता है। कम्युनिकेशन हेतु तकनीकों पर पूर्ण रूप से निर्भर होना, पूर्ण रूप से हम उन्हीं पर निर्भर हैं कि ये तो थोड़ी ना कि हम जाकर कहकर आएंगे या लेटर भेजेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। हम पूर्ण रूप से क्या है, मोबाइल से जो है वो हम अपने जो मैसेज वगैरह होते हैं उनको सेंड कर देते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग किस पर निर्भर हो गए हैं, टेक्निक्स पर निर्भर हो गए हैं, जिससे क्या है, मानव श्रम और समय जो है वो दोनों ही कम प्रयोग में होते हैं। फिर ये फाइबर नेटवर्क का प्रयोग। अब आज के टाइम में तो क्या 2014 से क्या फाइबर नेटवर्क का प्रचलन है, जिसमें 3G 4G अब तो 5G भी आ गया। स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं, इनकी मांग जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। प्रत्येक घर में आप देखोगे तो ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं। तो इनकी सुविधाएं प्रदान करने के, जिससे क्या होगी, जो भी सेवाएं दी जाती है उनमें क्या होती है, गति होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है ना। फिर उसके बाद है बेतार तकनीकी यानी कि वायरलेस कनेक्शन। बेतार तकनीकी प्रौद्योगिकी ने उच्च आवृत्तियों के उपयोग को जो है संभव बनाया है। जैसे बेतार तकनीकी यानी कि बिना वायर के यूज किया जाता है। पहले के टाइम में जैसे फोन यूज किए जाते थे तो वो वायर वाले होते थे, ठीक है, जिससे केवल एक घर तक ही सीमित होता था। आज के टाइम में क्या है, वायरलेस है सब कुछ। जैसे आप डेटा भी यूज करते हो तो वो भी वायरलेस है, उसके अंदर भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको वायर की रिक्वायरमेंट रहे। तो आप कहीं भी जाकर बिना वायर के भी है जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेतार तकनीकी की प्रौद्योगिकी ने उच्च आवृत्तियों के प्रयोग को संभव बनाया है। अति उच्च आवृत्ति जैसे कि 26 गीगाहर्ट्ज है। स्थानीय वायरलेस यानी कि स्थान स्थान के अंदर अपने खुद के स्थान तक हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी दूर होते तो 60 गीगाहर्ट्ज हो जाता है, ठीक है, और मतलब कम दूरी के नेटवर्क हो गए, और ज़्यादा के होंगे तो वो गीगाहर्ट्ज जो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंटरफेस की समस्या को हल किया गया है इससे। फिर ये संज्ञानात्मक नेटवर्क या बड़ा डेटा जिसको कहा जाता है। संचार प्रणालियां एम्बेडेड उपकरण द्वारा क्या किया, डेटा के द्वारा मोबाइल प्रयोगकर्ता को जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे बैंक वगैरह है, आज आप कोई भी अकाउंट्स वगैरह खोलते हो तो आपको क्या है, कहीं भी हो आपको आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस पर फोन पे मिल जाती है, ठीक है। तो मोबाइल प्रयोगकर्ता को इनकी सारी जानकारी रहती है। आज के समय जैसे कोरोना के टाइम में तो देखो आप कहीं भी बैठकर जो है होम वर्क चल रहा है ना, जैसे घर पर ही रहकर आप अपना पूरा का पूरा काम जो कर सकते हो, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो टेक्निक्स के थ्रू हो रहा है, और उसी के द्वारा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जितनी भी हो सकता है तो बड़ी मात्रा में सूचनाओं को ग्रहण करता है संज्ञानात्मक नेटवर्क या बड़ा डेटा जिसको कहा जाता है। तथा संचार प्रणाली में एक सकारात्मक विकास है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और बड़ी मात्रा में क्या कहते हैं, डाटा का आदान प्रदान संभव हुआ है। फिर आ जाएंगे संप्रेषण के प्रकार। सबसे पहले तो देखो, सरल मॉडल के रूप में अगर संप्रेषण की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले संप्रेषण के स्रोत, कि हम किस स्रोत का प्रयोग करते हैं।
फिर माध्यम है, उसके लिए किसी न किसी मॉडल्स की या माध्यम की जरूरत होती है कि किस माध्यम का प्रयोग करेंगे। फिर संदेश प्राप्त करता होता है, जिसको संदेश भेज रहे हो आप। और फिर पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक, जो सामने वाले से हमें मिलेगा। हमने जिसको भेजा है, मैसेज भेजा, तो वहाँ सामने वाले से हमें फीडबैक भी तो मिलता है ना, वो पृष्ठपोषण हो जाएगा। और अगर संचार प्रक्रिया का सही क्रम दे, एक तो वो तो मॉडल के रूप में है, ठीक है। अगर सही क्रम देखा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो सेंडर भेजने वाला भेजेगा क्या, मैसेज, मीन्स मैसेज किसके थ्रू भेजेगा, वो मीडियम हो जाएगा। और किसको भेज रहा है वो कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। अब इसके अंदर संप्रेषण के प्रकार है, जिसमें सबसे पहले है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। ये जैसे संचार प्रक्रिया का सही क्रम है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको क्रम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है कि कौन सा क्रम सही है। अगर मॉडल के रूप में देते तो ये होगा, और अगर संचार यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड देते हैं तो ये वाला होगा। अब जैसे संप्रेषण के प्रकार है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि जब व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है या संप्रेषण करता है, जिसमें सामने वाला कोई भी नहीं होता है या कोई उसकी सुन नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर रेडियो कार्यक्रम आ सकते हैं, क्योंकि वो उससे क्या कर रहा है, सुनकर क्या कर रहा है, सूचनाएं प्राप्त करता है, ठीक है। अपना मेन मकसद क्या होता है कम्युनिकेशन का, सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है। वो हो सकता है अपन जैसे सामने वाले से टॉक टू टॉक भी कर सकते हैं, इसके अलावा क्या है, सामने वाले की केवल सुनकर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर रेडियो कार्यक्रम जो आएगा वो अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण में आएगा। आप इसको दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण नहीं बोल सकते। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियो कार्यक्रम जो है वो किस तरह का संप्रेषण है, तो वो केवल अंतः व्यक्तिक संप्रेषण है, केवल उसमें एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। चाहे कितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन संप्रेषण कैसा है, सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुन रहे हैं ना, तो वो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण आएगा। फिर अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। जैसे सामूहिक विचार विमर्श हो गया, ठीक है, 7 से 8 लोग बैठे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हो, ठीक है। या दो फ्रेंड्स है, उनका आपस में टॉक टू टॉक है, तो वो भी हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण हो जाता है। फिर जन संप्रेषण है। जन संप्रेषण कैसा होता है, जब संप्रेषण एक व्यक्ति या तथा व्यक्तियों के समूह के मध्य है, एक व्यक्ति और समूह के मध्य है, ठीक है। जैसे क्लासरूम, मैं बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, तो ये क्या है, जन संप्रेषण हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि क्लासरूम जो होता है ना, कक्षा में या कोई नेता भाषण दे रहा है, ठीक है, या कोई सभा हो रही है जिसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सब जो है उसको सुन रहे हैं, ठीक है। सुनने के बाद वो वहां से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रेडियो सिस्टम नहीं है, रेडियो सिस्टम में तो क्या है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर कोई भाषण दे रहा है या क्लास में है तो हम उसके बीच में खड़े होकर अपने जो है वो आंसर्स या क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो जन संप्रेषण के अंदर आता है। तो कक्षा अधिकतर जन संप्रेषण का ही उपयोग किया जा सकता है। तो लाइन इंपॉर्टेंट है कि कक्षा के अंदर जो है वो किस तरह का संप्रेषण किया जाता है, वो जन संप्रेषण होता है। इनके एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। जैसे आम सभा में किसी नेता के द्वारा भाषण देना, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो है वो दो प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग होता है, एक तो शाब्दिक होता है और एक मौखिक होता है। मौखिक यानी कि ऑरल, ऑरल के अंदर क्या होगा, सूचनाओं का आदान करने के लिए मौखिक विधियां, यानी कि ओरल मेथड जो होते हैं, जिनके अंदर केवल वाइवा जैसे आप कह सकते हो, ठीक है, उसके अंदर केवल इन्हीं विधियों का प्रयोग किया, जैसे या तो वार्ता यानी कि बातचीत हो गई, व्याख्या लेक्चर मेथड हो गया, कहानी है, कहानी के माध्यम से भी हम संप्रेषण कर सकते हैं, ठीक है, कहानी के माध्यम से हम उसको ज्ञान भी दे सकते हैं। परिचर्चा है, किसी विषय के ऊपर जब चर्चा की जाती है तो वो क्या होती है, परिचर्चा होती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे मौखिक संप्रेषण में आ जाते हैं। तो इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन के टाइप यही होंगे, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल्स दे दिया जाएगा और उसमें संप्रेषण का प्रकार पूछा जाता है कि किस तरह का संप्रेषण है। फिर है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में तो बहुत आसान ही है कि लिख कर जो है वो संप्रेषण किया जाता है। जैसे क्या है, लेटर लिख कर दे देना, या फिर आप जैसे मोबाइल के अंदर भी जो आप लिखित संप्रेषण करते हो, ठीक है, बोल कर नहीं, केवल मैसेज कर कर आप करते हो, तो वो लिखित संप्रेषण ही होता है। फिर है अशाब्दिक, जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते, संकेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज में भी आपने कई तरह की न्यूज देखी, इसमें तो एक तो बोलकर एक न्यूज आती है जिसमें केवल वो एक्शन के थ्रू बताती है, ठीक है। जो मतलब जो सुन नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए होता है कि वो एक्शन करके बताती है कि इस तरह से जो है वो एक न्यूज है, या जो भी है, जो भी उनको बताना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, वो सिर्फ एक्शन करके बताती है। जिसमें सबसे पहले देखो, अशाब्दिक में वाणी संकेत है। अपन को कोई कहानी सुनाता है मान लो,
तो ला सामने वाला जो है हूँ या हाँ कर कर जवाब देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता। हाँ हूँ इसका मतलब उसको समझ में आ रही है बात। तो वो किस तरह का होता है, वो वाणी संकेत होता है कि संकेत के माध्यम से जो है हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक जना तो प्रॉपर बोल रहा है, कहानी या लेक्चर दे रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, उसका संकेत में बता रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, हाँ या हूँ करके, तो वो उस चीज का संकेत देता है। फिर है हाव भाव। हाव भाव के द्वारा क्रोध, खुशी, भय, दुख, इन सब चीजों का भी संप्रेषण किया जाता है। बधिर बच्चे यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके समय हाव भाव संप्रेषण द्वारा ही सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं उनको आप कितना ही बोलते जाओ, क्रोध कर रहे हो, खुशी है, उसका पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप जैसे कोई क्रोध आया हुआ है तो आप उसको क्या करते हो, हाथ ज्यादा से ज्यादा उसको स्लैप दिखा सकते हो, या जैसे कोई किसी और चीज का प्रयोग कर कर जो है वो उस पर गुस्सा निकाल सकते हो, ताकि उसको इस चीज समझ में आ जाए। ठीक है, उसके थ्रू संप्रेषण किया जाता है। फिर स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा देखो, ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए किस तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि होती है ना, जिसमें अक्षर कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। उसमें वो क्या है, उनको टच करके जो है वो उनको बता सकते हैं कि हाँ ये लिखा है, या इस चीज को महसूस कर कर बता सकते हैं। तो वो स्पर्श के माध्यम से हो गया कम्युनिकेशन। ऐसा जो संप्रेषण है वो किसके द्वारा होता है, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, तो उनके अंदर उनके श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति और वाणी यानी कि बोलना, उसी को आधार बनाया जाता है, उसी के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, तो उनको सिर्फ छू कर बताया जाता है कि देखो ये चीज ये है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कम्युनिकेशन के सिद्धांत आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत में पहला है तत्परता का सिद्धांत, यानी कि तत्पर रहना, किसी कार्य के प्रति रुचि रहना। ठीक है, स्पष्टता का सिद्धांत, हर एक चीज को स्पष्ट कर कर जो बताया जा सकता है टेक्निक्स का प्रयोग करके। पर्याप्तता, जितनी पर्याप्त है हम उतना ही जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा जो है हम अपने टेक्निक्स के अंदर कलेक्ट नहीं करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो पर्याप्तता में आ जाएगा। संक्षिप्तता में भी यही होता है कि उसको जितना भी चाहे हम उतना संक्षिप्त भी देख सकते हैं उसका। विचारों की सुसंबद्धता होती है, जितने भी विचार होते हैं, ठीक है, उनकी सुसंबंध, आपस में संबंध स्थापित है। जैसे कि हाँ सामने वाले ने ये क्वेश्चन किया तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना जवाब देते हैं। फिर अवसर की अनुकूलता होती है। अवसर की अनुकूलता तो ऑब्वियसली होती है कि अवसर मिल जाते हैं हमें किसी भी समय जो हो, कहीं भी बैठकर हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे कक्षा कक्ष में संप्रेषण की, कक्षा में किस तरह से संप्रेषण किया जाता है क्लासरूम के अंदर।